आप? आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये हमारा जो चैप्टर जो थर्ड है, चैप्टर थर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी, हम ये देख रहे थे। और इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो है पिछले बार जो किरचॉफ रूल्स देख लिए थे, है ना? ठीक है भाई, किरचॉफ्स जो है रूल देख लिए थे। तो आपको बताया किरचॉफ रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बताया था कि इसके ज़रिए जो है कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट होते हैं उनके जो है करंट जो उनसे फ्लो होता है वो निकाला जाता है। इसके अलावा किरचॉफ रूल्स के बेस पे जो है और भी कुछ जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो उसका जो है, और या फिर जो है हमारा जो है एक पोटेंशियोमीटर होता है, उनका उसका भी जो है फार्मूला का और लॉ का उसमें यूज़ होता है। ठीक है भाई। तो आज हम देखेंगे ये व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज ये हम देखेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है क्या होता है और ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये अपन देख सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज इसके नाम से क्लियर है, ब्रिज मतलब एक तरीके से ब्रिज बनाने का काम या बैलेंस करने का काम करेगा। और ये व्हीट स्टोन है ना, ये अपन ने नाम दिया हुआ। तो ये किरचॉफ रूल के बेस पे काम करता है। और इस वाले में व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होते हैं कि किसी भी जो पर्टिकुलर जो एक रेजिस्टेंस होता है किसी सर्किट में, बैलेंसिंग की कंडीशन के बेस पे, बैलेंसिंग की कंडीशन के बेस पे जो जो हम कोई भी जो एक रेजिस्टेंस है ना, एक अननोन रेजिस्टेंस मान लेते हैं अपन, मान लीजिए एक्स जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है, हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है अपन देखें, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने एक इस तरीके से बैटरी लगाई हुई है, बैटरी से होके करंट यदि अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे दो आर्म है ना, दो आर्म्स आप देख रहे हैं, ए से दो आर्म में, तो एक आर्म में मान लीजिए I1 करंट, दूसरे में I2 करंट चला जाता है। और फिर ये करंट यहाँ से कुछ करंट मान लीजिए यदि अगर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ से, तो मान लीजिए कि यहाँ से IG करंट चला जाता है। और फिर थर्ड आर्म है, तो है ना, थर्ड आर्म मान लीजिए ये, तो ये I3 करंट इधर से हो जाता है। और फोर्थ आर्म है तो I4 यहाँ से मान लीजिए। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे व्हीट स्टोन जो है ब्रिज है ना, या जो ब्रिज की जो कंडीशन है वो कैसे हो जाएगी, क्या होता है जब ये जो चारों जो रेजिस्टेंस है ना जो लगे हुए हैं, इनका यदि अगर प्रॉपर रेशियो जब हम लेते हैं, है ना, व्यवहारिक रूप से मान लीजिए यहाँ से R1 बाई जो R2 का जो रेशियो ले लिया है ना, तो यहाँ से R3 बाई R4 का रेशियो, तो ये रेशियो अगर आपस में बराबर है तो उस केस में ब्रिज क्या कहलाता है, बैलेंस की कंडीशन कहलाती है। ब्रिज जो है ये बैलेंस कहलाता है। तो ब्रिज बैलेंस कर में होने के कारण क्या होगा कि यहाँ से IG से होके यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी उस केस में IG बराबर क्या हो गया, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो करंट की वैल्यू जो है यदि अगर जीरो हो जाती है और ये कंडीशन की जो है बैलेंस की कंडीशन कहलाती है। और हम इस तरीके से यहाँ से ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कौन सा R4 वाला माना था, ये X वाला मानेंगे, तो X जो है हम निकाल सकते। तो X बराबर क्या होगा, X मान लीजिए इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा R2 R3 और बाई कितना होगा R1, इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है हम ये जो है निकाल सकते हैं कोई भी जो एक स्टैंडर्ड अननोन रेजिस्टेंस यदि अगर है मान लीजिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें भी ये ध्यान दें कि ये वाला जो है हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या स्टैंडर्ड आर्म लेते हैं, यानी ये वाला भी हमें पहले से पता होता है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, जितना रेजिस्टेंस हम उससे निकाल लेते हैं उतना रेजिस्टेंस इस सर्किट में आ जाता है। मान लीजिए हमने एक की को 2 ओम की अगर हमने निकाल दी, तो इसका मतलब हो गया कि 2 ओम का रेजिस्टेंस उस सर्किट में आ गया। तो ये मतलब स्टैंडर्ड मतलब ये आपको पहले से मालूम होता है कि भाई हमने 2 ओम निकाल लिया सर्किट में, 3 ओम निकाल लिया, इस तरीके से होगा। तो ये जो है बेसिकली जो है किरचॉफ के जो है रूल पे जो है ये काम करेगा, है ना। ठीक है भाई। तो किरचॉफ्स के रूल के बेस पे यहाँ पे ये काम कर रहा होता है। तो इसको हम आसानी से
बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि अगर मान लीजिए हम यहाँ से लूप जो है चूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए हमने लूप जो है यहाँ से चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे करंट ये प्लस और माइनस है, यहाँ से करंट गया, तो मान लीजिए हमने ये लूप इस तरीके से चॉइस कर लिया है ना। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं इन, है ना, क्लोज्ड लूप ले लेते हैं। तो क्लोज्ड लूप कौन सा हो रहा है यहाँ से, मान लीजिए ए, इसे डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए ए, और यहाँ पे क्या लिया अपन ने बी, है ना, ए बी, और यहाँ पे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर अगर जी आया तो जी ले लिया, और यहाँ पे फिर डी ले लिया, और फिर वहाँ पे ए। तो ये इस तरीके से क्लोज लूप बन गया ये। अब ये क्लोज लूप में हम अप्लाई कर देंगे किरचॉफ रूल, है ना, किरचॉफ रूल अप्लाई कर देते हैं। तो आपको मालूम है कि जो पर्टिकुलर जो वोल्टेज होता है ना, या किसी भी ये जो हमें है मालूम है कि टोटल जो चेंज इन वोल्टेज में लेते ये 0 के बराबर होता है, या जो आई आर है ना, और प्लस आई और ये जो आर है ना, इनकी वैल्यू वोल्टेज के बराबर है ना, या चेंज इन वोल्टेज जो है वो 0 होगा या वोल्टेज के बराबर, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यदि अगर यहाँ पे अपन देख ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख ले रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ से R2 है, और R2 के साथ में करंट क्या है, I2 करंट है ना, ये वाला हो जाएगा। फिर ये वाले पे आते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे करंट, अब ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी इसी डायरेक्शन में ही करंट है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IG के साथ में, इधर मान लीजिए IG करंट आ रहा है ना, सुविधा करने के लिए अपन ने IG मान लिया, IG के साथ में G करंट मान लिया, और उसके बाद फिर हम इधर आ रहे, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ करंट का डायरेक्शन बदल गया। यहाँ तो हमने ऐसा लिया था, लेकिन ये तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ रहा, इसलिए ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और क्या है, रेजिस्टेंस R1 है, और साथ में क्या है, यहाँ पे करंट क्या है, I1 है, तो ये बराबर 0 मान लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो R2 है ना, और I2 ले लिया, और प्लस IG और G लिया, और बराबर हो गया R1 है ना, और I1। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लिया अपन ने, ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ से हम फिर से एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा I2 R2 और प्लस IG G बराबर R1 I1, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। बट आपको ये मालूम है ना, बट व्हेन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, अगर मान लीजिए ब्रिज जो है बैलेंस की कंडीशन आ जाती है, ये स्पेशल कंडीशन बता रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई यहाँ से होके कोई करंट नहीं जाएगा, है ना, बैलेंस है, ये आर्म्स की वजह, चारों आर्म्स की वजह से बैलेंस है। तो IG बराबर यहाँ से 0 हो गया। तो IG बराबर अगर 0 है तो यहाँ पे ये वाला नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है यहाँ से I2 R2 बराबर यहाँ से मिल जाएगा I1 और R1, ठीक है भाई। तो मान लीजिए इसको हमने एक इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। अब सेम चीज़ हम ये वाले पे भी अप्लाई करते हैं, तो ठीक है, तो ये वाले में आते हैं, तो ये मान लीजिए हमने ये इस तरीके का लूप चूज़ कर लिया, तो फिर से ले लेते हैं इन लूप या इन क्लोज्ड लूप कौन सा हो रहा है, B और C और फिर D और फिर G और फिर B। तो यहाँ से क्लोज लूप हो गया, पूरा गोल घूम गया। तो अब यहाँ पे आ जाइए अननोन रेजिस्टेंस, अननोन को मान लीजिए आपने R4 मान लिया है ना, या X मान लिया, तो मान लीजिए आपने R4 मान लिया। अब ये R4 वाला रेजिस्टेंस के साथ में करंट क्या है, I4 है, ठीक है भाई। तो ये तो आपका इस तरीके से आ गया, बट ये वाला इसका करंट का डायरेक्शन उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा R3, और करंट क्या है, I3 है। और फिर ये वाला इसको देख ले, ये करंट, तो हमने करंट ऐसा लिया था, लेकिन ये तो इधर से आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा IG और G, और बराबर यहाँ कोई भी बैटरी तो लगी नहीं है जो पोटेंशियल को बताएगी, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो और बैलेंस अगर कंडीशन है, और बैलेंस कंडीशन में क्या हुआ था, बैलेंस कंडीशन में अभी आपको मालूम है कि IG बराबर 0 था। तो यहाँ से क्या हो गया, R4 I4
और ये तो 0 हो चुका है, तो बराबर बच गया कितना, है ना, R3 और I3, ये हो गया कहने का मतलब है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। तो दो पहली इक्वेशन हमारी मिल गई, I1 R1 बराबर जो है I2 R2, और दूसरी इक्वेशन मिली I3 R3 बराबर, है ना, R4 I4 या I4 R4। ठीक है भाई, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो इसको पहला और ये दूसरा इक्वेशन मिल गया आपका, I1 R1 बराबर, है ना, I2 R2। तो यदि अगर एक से लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से क्या मिल गया I1, है ना, I1 बाय I2 अगर मैं लिखता हूँ तो इसके बराबर हो जाएगा R2 बाय R1, है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं। और सिमिलरली यदि अगर मैं लिख ले रहा हूँ I3 बाय I4, ऐसा मैं लिख देता हूँ, तो ये कितना होगा R4 बाय क्या हो जाएगा आपका R3, है ना। तो ये मॉडिफाइड हो जाएगा पहले और सेकंड इक्वेशन का। अब यहाँ पे आ जाए, अब किस पे, ये वाली जो पर्टिकुलर D पॉइंट है और जो है B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे आए। तो आप ये देख रहे होंगे I2 जो है इसकी ओर आ रहा है ना, तो इसमें हम लगा लेते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स, है ना, किरचॉफ्स जो है जो हमारा जंक्शन रूल लगा देते हैं, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल अगर हम लगाते हैं तो उस केस में क्या हो रहा, आप देख रहे हैं I2 इसकी ओर आ रहा और I4 इससे दूर जा रहा है, मतलब I2 बराबर I4 हो जाएगा, होगा ना भाई। मान लीजिए थर्ड बोल दिया। और ऐसा ही इधर से आप देख रहे I1 इस ओर आ रहा है, D की ओर आ रहा, और I3 दूर जा रहा है। तो कहने का मतलब है फिर से यहाँ से क्या हो गया, I1 बराबर I3 हो गया। तो यदि अगर मान लीजिए चौथा हो गया, अब इन दोनों का भाग दे देते हैं हम, है ना, तो हम चौथे में तीसरे का दे देते तो हमें आसानी हो जाएगा। तो I1 बाय I2 बराबर हो गया I3 बाय I4। ठीक है भाई, मान लीजिए इक्वेशन 5। तो यहाँ पे यदि अगर आप आ रहे हैं ये वाले इक्वेशन को देखें, है ना, यहाँ पे तो I1 I2 बराबर R2 बाय R1 है, और यहाँ से I3 बाय I4, है ना, बराबर R4 बाय R3 है। बट आप यहाँ देख रहे I3 बाय I4 इक्वल देन क्या है, I1 बाय I2। तो इसके बराबर हो गया I1 बाय I2। तो कहने का मतलब I1 बाय I2 इक्वल देन R2 बाय R1 भी है और R4 बाय R3 भी है। तो कहने का मतलब है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो है R2 बाय R1 बराबर यहाँ से R4 बाय R3। अब मान लीजिए यहाँ पे R4 अननोन रेजिस्टेंस था, तो R4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से R4 तो यही रहेगा, ये हो जाएगा R2 R3 और बाय कितना होगा R1। तो इस तरीके से हम जो है ये जो है निकाल सकते हैं कि भाई ये अननोन रेजिस्टेंस, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि भाई ये जो पर्टिकुलर ब्रिज है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस की कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसका जो है यूज़ देखते हैं मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज में नॉर्मली आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये बने हुए रहते हैं, इसमें आपको ये रेजिस्टेंस दिए जाते हैं और ये अक्सर इनका जो रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाले का बनाया 5 कर दिया, इसको 10 कर दिया, और यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको 10 कर दिया, और है ना इसको मान लीजिए मैंने क्या कर दिया 20 कर दिया। अब मैं रेशियो ले लेता हूँ, जैसे R1 बाय R2 का रेशियो लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 बाय 5 हो जाएगा। और ऐसा ही इसको भी ले लेता हूँ R3 बाय R4 का रेशियो, तो यहाँ से कितना हो गया 20 बाय 10 हो गया। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये 2 आया। तो आप देख रहे हैं R1 बाय R2 और R3 बाय R4, ये दोनों का रेशियो कितना है, 2-2 है। इसका मतलब ये जो ब्रिज है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस की कंडीशन में होगा। तो IG से होके कोई भी करंट इस केस में फ्लो नहीं होगा। अब यदि अगर नहीं होगा, तो यदि अगर हमें ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, एक ही सीरीज में हो जाएगा। तो इनका जो है कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस 10 + 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और ऐसा ही इस ओर से लेंगे तो ये 10 और 20,
इनका रेशियो, इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, और बाद में ये जो दो रेजिस्टेंस निकलेंगे ये पैरेलल में निकल जाएंगे, तो फिर 1/15 + 1/30, और ऐसा करके हम जो है ये मान लीजिए 30, एक एग्जांपल है ये, तो मान लीजिए 2 हो गया और ये 1, तो 3/30 यानी कि 1/10 जो है इसका, इस पूरे सर्किट का एक एग्जांपल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी R बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम मीटर बीज का जो है ये एप्लीकेशन देखते हैं, और ये ना सिर्फ ये जो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है बल्कि यहाँ पे कैपेसिटर के लिए भी यूज़ होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं इसी तरीके के कैपेसिटर बेस्ड भी होते हैं। तो इनमें भी कैपेसिटर, जैसे 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर दे दिया आपको, 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर दे दिया, यहाँ से आपको 6 माइक्रोफेराड दे दिया, और ये है ना मान लीजिए ये 12 माइक्रोफेराड दे दिया। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, है ना। मान लीजिए 4/2 2 आया, 12/6 का 2 आया, तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ से करंट जो है 0 हो जाएगा, और फिर ये दोनों जो है कि वो किस में हो जाएंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे, और ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, और इस तरीके से बाद में हम टोटल है ना जो है ये निकाल सकते हैं कि कितना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दें कि यदि अगर मान लीजिए कि ये सीरीज़ में यदि अगर हैं, तो जो आपके कैपेसिटर होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है रेजिस्टेंस का जो निकालते हैं उसका अपोजिट होता है। सीरीज़ में आपको याद होगा 1/2 माइक्रोफेराड + 1/6 माइक्रोफेराड होगा, ये याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है भाई। तो ओके, आप इसको देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए, कुछ जो है क्वेश्चन भी बना के देख लीजिए, है ना। और यदि अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 94243968 और 77 पे देख लीजिए। इसके अलावा यदि अगर आपको कुछ दूसरे जो है पिछले वाले है ना जो टॉपिक्स में यदि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसमें आप पुराने वाले वीडियो भी देख सकते हैं, तो उसको आपको क्लियर होगा। ये पूरे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ओके भाई, ठीक है, बाय।